हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपके आर्टिकल्स। आर्टिकल आपका 1 से लेकर के आगे हम सारे आर्टिकल्स को समझेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने जो समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, टीम कौन से लोगों की थी, मेंबर्स कौन थे, कब उसका फॉर्मेशन हुआ, कितने उसके सत्र हुए, कितनी बैठकें हुई, ये सारी डिटेल्स हमने समझी। किससे हमने इंस्पिरेशन लिया, कौन सा पार्ट किस कंट्री से लिया गया है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या है, उनके मीनिंग क्या है। ओके तो इस वीडियो में पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक। ओके तो आर्टिकल्स तो हैं आपके डिफरेंट, बट आर्टिकल के साथ में यहाँ पर पार्ट भी है। ओके तो आप समझिए कि जो पार्ट 1 है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें टोटल आर्टिकल आते हैं 4, 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक के सारे आर्टिकल उसमें कवर होते हैं। और उसे कहा जाता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल है उसे हम समझते हैं। तो पहला आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, इंडिया दैट इज भारत का क्या मतलब है, उसे समझते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था उस वक्त पे कुछ लोगों की ऐसी भी बात कहना था कि ये लाइन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी कि भारत दैट इज इंडिया शाल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। क्योंकि इंडिया जो हमें नाम मिला था वो ब्रिटिशर्स ने दिया था, राइट। कुछ लोग कह रहे थे कि भारत जो है हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसे भारत ही रखना चाहिए। बट उस वक्त पे जो मेजोरिटी के साथ डिसाइड हुआ तो वो ये डिसाइड हुआ कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट से इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, अगर यूएसए देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उनमें कैसा है, उनमें भी स्टेट है, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, कोलोराडो हो गया, ओक्लाहोमा हो गया, ठीक है। तो ये उनके कुछ स्टेट है। जैसे अपने इंडिया में भी है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल, केरला, राइट। तो वहाँ पर कैसा है कि स्टेट्स के अपने खुद के भी डिफरेंट फ्लैग्स हैं। कुछ स्टेट में कुछ लॉज है जो दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है पूरी तरीके से। उसी तरह इंडिया में वैसा कुछ इश्यू नहीं है। जैसे इंडिया का अपना एक फ्लैग है ट्राई कलर, उसके अलावा स्टेट का अपना खुद का कोई फ्लैग नहीं है, या उस अगर फ्लैग है भी तो उसका इतना बड़ा कोई जस्टिफिकेशन नहीं किया हमारे स्टेट का फ्लैग है। इंडिया में एक तरीके का क्रिमिनल कोड है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ इंडिया में बैन है, ठीक है, तो वो ऑल ओवर इंडिया में बैन है। ओके इसमें जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अपने एंड से कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल बिहार और गुजरात में अल्कोहल बैन है, वहीं पर मध्य प्रदेश रहा, महाराष्ट्र, वहाँ पर अल्कोहल बैन नहीं है। ये स्टेट का चॉइस है, राइट। बट किसी भी स्टेट का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया के, ठीक है, तो उसमें वो अपने हिसाब से रूल्स नहीं बना सकते हैं, उन्हें एक बार सेंट्रल की परमिशन लेने की ज़रूरत है। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कैसा है, अपने स्टेट के अपने एक तरीके से लॉज है, राइट। कुछ स्टेट में कुछ चीज़ें लीगल है तो कुछ स्टेट में कुछ चीज़ें इलीगल है, ठीक है। पर इंडिया में वैसा नहीं, इंडिया में एक ही लॉ चलता है। ओके तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, जैसे कि एक संगठन है, ठीक है। जैसे कि ये इंडिया का जो संगठन है वो इसलिए नहीं है कि आपस में अपने अपने अलग अलग लॉज लगाए जा सके। इसका संगठन बस इसलिए बनाया गया है ताकि इंडियन लोगों के लिए आसानी हो सके कि इंडिया किस तरीके से है। ओके तो आपको इस तरीके से समझना होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अगर स्टेट में डिवाइड किया है इंडिया को, तो वो इसलिए नहीं किया है कि इंडिया के जो स्टेट है उनके अपने खुद के कुछ लॉज होंगे या अपने खुद के कुछ रूल्स होंगे, वो बस इसलिए सिंप्लीफाई किया गया है ताकि हमें इंडिया को रन करने में आसानी हो सके। ओके ठीक है। तो आपका आर्टिकल फर्स्ट ये कहता है कि इंडिया का जो नेम है और इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें भी इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि आर्टिकल 2 क्या है। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। अब एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल लीजिए कि अगर कल को इंडिया ने चाइना पे या पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ठीक है, और अटैक करके हमने वो पार्ट जीत लिया। फॉर एग्जांपल अगर हमने बलूचिस्तान पर अटैक किया और हमने बलूचिस्तान को जीत लिया, तो उससे फिर हमें उस पार्ट को इंडिया में मिला सकते हैं हम, ठीक है। तो उस पार्ट को इंडिया में मिलाने के लिए फिर वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की ज़मीन हमारी, वहाँ पर लॉ हमारे लगेंगे। तो किसी भी पार्ट को इंडिया में ऐड करने के लिए इस आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ओके पर इंडिया से हम किसी भी पार्ट को बाहर नहीं भेज सकते, हम इंडिया में ऐड कर सकते हैं। हम किसी भी कंट्री को, किसी भी पार्ट को, किसी भी एरिया को हम इंडिया में ले सकते हैं, बट इंडिया से हम हमारे लैंड को इतनी आसानी से दे नहीं सकते किसी को। ओके तो अगर किसी लैंड को ऐड करना होगा तो उस वक्त पे हम जो है आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं, एडिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ओके उसके बाद में आपका आ जाता है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 आपका क्या कहता है? फॉर एग्जांपल अभी देखिए जैसे तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना को अलग किया गया,
उसके बाद आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हुआ, उसके बाद में बिहार में से छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे अलग अलग होते गए। फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे स्टेट, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट हुआ करता था, वो अलग हुआ। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो एक दूसरे से अलग हुए हैं, राइट। तो इसे अलग किस तरीके से किया जाता है, तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 ने ये राइट दिए हैं जिसमें हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी स्टेट की एरिया को बढ़ा सकते हैं, किसी भी स्टेट के डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। तो अगर हम चाहेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर राज्य का उसका एरिया कम कर सकते हैं, उसका एरिया हम बढ़ा सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ जो है उसमें से 2 टुकड़े करके 2 अलग राज्य बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कल को किसी ने चाहा कि मध्य प्रदेश को 2 अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, तो एक राज्य का नाम हम भोपाल भी रख सकते हैं और एक राज्य का नाम हम इंदौर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो पूरा का पूरा जो राज्य है मध्य प्रदेश वो मिट जाएगा और 2 राज्य नए फॉर्म हो सकते हैं, 2 नए स्टेट्स फॉर्म हो सकते हैं। तो ये जो पावर है वो इंडिया के पार्लियामेंट को मिलती है आर्टिकल 3 से, ठीक है, कि वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का नाम बदल सकते हैं, उसका एरिया बदल सकते हैं, उसमें नया स्टेट फॉर्म कर सकते हैं, या फिर 2 स्टेट का, फॉर एग्जांपल गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर एक पर्टिकुलर एरिया बनाकर उसे कोई एक नाम दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ भी करना हुआ अगर स्टेट के अंदर, जो कि इंडिया की बॉर्डर के अंदर करना होता है, तो ये सब करने के जो राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिलते हैं आर्टिकल नंबर 3 में, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 3 के अलावा आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है। ओके, तो आर्टिकल नंबर 4 क्या था, उसकी नीड क्या थी पता है क्या? जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस वक्त पे इंडिया, हमारे एंड पर बहुत सारे अटैक्स भी हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त पे, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे, हमारे एंड पर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, किसी चीज़ को पूरी तरीके से रन कैसे करना है उसकी सारी हमारे पास जानकारी नहीं थी। तो उस वक्त पे कैसा है, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने भी हमला किया था, इस बात का भी डर था कि कोई चाइना से हमला ना कर दे, चाइना तो उस वक्त पे ब्रिटिश के अंडर में ही था, तो इस बात का भी डर था कि कोई कंट्री आकर हमारे ऊपर हमला ना कर दे। तो अगर ये सारी चीज़ें करनी हो, किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम बदलना हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पे कुछ राजा रजवाड़ों के परिवार भी थे, ठीक है, जब ब्रिटिश हमें छोड़ कर गए थे, ठीक है, उस टाइम पे कुछ सल्तनतें थी, तो उन सल्तनतों के नाम बदलने थे, उन्हें इंडिया में विलीन कर लेना था, राइट। उसके बाद में उनका एरिया डिसाइड करना था कि वो कितना होगा, कुछ घटाना था, कुछ बढ़ाना था। तो इन चीज़ों को करने के लिए अगर हम पूरी तरीके से नया बिल पास करें कि हर बार अगर कुछ किसी स्टेट का नाम बदलना है या कुछ करना है या उसकी बाउंड्रीज बढ़ानी है, घटानी है, किसी को ऐड करना है, तो उसके लिए फिर हमें दोबारा से पार्लियामेंट में बिल डालना पड़ता, फिर उसके ऊपर वोटिंग लो, वोटिंग लेने के बाद में उसे प्रोसेस करो, फिर राष्ट्रपति तक भेजो, ये सारी चीज़ें करने में बहुत वक्त जा सकता था। ओके, बट अगर ये जो आर्टिकल है, अगर कोई भी चेंज आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पर बेस कर आता है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, बिल को पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पास हो जाता है आर्टिकल 4 के थ्रू। तो आर्टिकल 4 का मतलब ही ये है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर की गई सारी चीज़ों को मान्यता दिलाने के लिए आर्टिकल 4 होता है। ओके, अब इसके बाद में हम समझते हैं कि आर्टिकल 5 है क्या। ओके, तो जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक, वो आपका था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब जो आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है, उसमें आते हैं आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। अब आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो हम डील करते हैं वो सिटीजनशिप को लेकर है, ठीक है। अब सिटीजनशिप से मेरा मतलब है, सिटीजनशिप आपको क्या कहती है कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है, वो आर्टिकल के साथ समझते हैं, पर आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो पर्सन इंडिया के आज़ाद होने से पहले बॉर्न हुआ था इंडिया में, ठीक है, उसका अपना एक इंडियन सिटीजनशिप होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो होता है हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके, who was born in the territory of India, either of whose parents was born in the territory of India। मतलब जो इंसान अगर भारत में जन्मा है, ठीक है, आज़ादी के पहले हो या आज़ादी के कुछ समय बाद की बात है, ओके, अगर किसी का जन्म इंडिया की टेरिटरी के अंदर होता है या उसके माता पिता का जन्म इंडिया के अंदर हुआ है, तो उसे ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है, तो वो होगा आपका इंडियन सिटीजन। उसके बाद में आपको ये समझना है कि जो इंडिया में बॉर्न हुआ, फॉर सिंपल इस तरीके से समझ लीजिए कि जो इंसान इंडिया में पैदा हुआ या जिसके माँ बाप इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, उसका खुद का अपना एक सिटीजनशिप होगा। ओके, अब हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 6 को। आर्टिकल नंबर 6 डील करता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, राइट, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान में गए थे। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान।
तो जो इंसान पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद में इंडिया में आया है उसे भी इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। ये होता है आपका आर्टिकल नंबर 6। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 7 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है कि इंडिया के बाहर जो फॉर एग्जांपल जो इंडियंस थे वो इंडिया से पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, तो अब पाकिस्तान में रहकर वो ये नहीं कह सकते कि वो इंडिया के सिटीज़न है, ठीक है, क्योंकि वो माइग्रेट कर चुके हैं। ओके, तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये होता है आपका आर्टिकल नंबर 7। और कुछ लोग ऐसे थे उस वक्त पे जो इंडिया में थे, देन पाकिस्तान में गए, देन उन्हें बाद में लगा कि नहीं 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 चलो वापस ही आना चाहिए, इंडिया ही सही जगह है। तो वो जब इंडिया में दोबारा वापस आए तो उस टाइम पे उनका अपना एक सिटीजनशिप, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 7 डील करता है जो लोग इंडिया से बाहर चले गए पाकिस्तान में, उनका इंडिया का सिटीजनशिप कैंसिल हो गया, और जो पाकिस्तान जाकर वापस भी इंडिया में आ गए उन्हें भी हमारे एंड से दोबारा से सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई गई। ओके, तो अब समझते हैं आर्टिकल नंबर 8 को। तो आर्टिकल नंबर 8 जो है आपका वो डील करता है कि इंडिया में फॉर एग्जांपल जो NRIs होते हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस जो होते हैं, तो अगर इंडिया का कोई पर्सन है और वो इंडिया के बाहर रह रहा है तो उसके इंडिया में अपने राइट्स, अगर कोई काम के लिए दुबई गया है या अमेरिका गया है, ऑस्ट्रेलिया गया है, किसी भी कंट्री में गया है, तो उसके अपने कुछ राइट्स होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल नंबर 8 के थ्रू। ऐसा नहीं कि तुम अगर बाहर जा रहे हो 1 साल के लिए 2 साल के लिए तो आपके इंडिया के राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो इस राइट को प्रोटेक्ट करता है आपका आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है कि जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं उनका भी अपना एक सिटीजनशिप होगा इंडिया का, ठीक है। पर यहाँ पर शर्त ये है कि उन्होंने इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेरिका जा करके अमेरिका का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया तो आपका इंडिया का सिटीजनशिप अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। ओके, तो आप एक वक्त पे इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप रख सकते हो। और आपसे एक सवाल है कि ये हमने किस कंट्री से इंस्पायर होकर लिया है, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप वो भी देख सकते हो, या फिर आप अपने इनसे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो कि हमने किस कंट्री से ये इंस्पिरेशन ली थी कि सिंगल सिटीजनशिप हो। ओके, सो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 8। उसके बाद में आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 9 पर। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है कि अ पर्सन जिसने वॉलेंटरीली इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ दिया है, वॉलेंटरी मतलब विलिंगली, मैंने आपको बताया, अगर कोई इंसान इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ देता है, ठीक है, और दूसरे कंट्री का एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके बाद में हम हमारे एंड से भी उसका सिटीजनशिप कैंसिल कर देते हैं, या फिर अनवॉलेंटरी हो कुछ भी हो, अगर वो इंडिया का किसी वे में भी सिटीजनशिप छोड़ता है और किसी और का एक्सेप्ट करता है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंडिया का सिटीजनशिप उसका अपने आप छूट जाता है अगर वो किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेता है तो, ठीक है। वो छोड़े ना छोड़े उसके छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया को ये अपडेट मिलता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ओके, और उसने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया है, तो उसका इंडिया का सिटीजनशिप अपने आप कैंसिल हो जाता है, जिससे वो इंडिया में वोट नहीं कर सकता, वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाता है। ओके, तो अब हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 10 आपको ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है इंडिया का सिटीजन है तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हुए सारे लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल है। वो पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैं इंडिया के लॉज को डिनाई करता हूँ और तुम मुझे सज़ा नहीं दे सकते हो। अगर किसी के पास में इंडिया की नेशनलिटी है तो उसके ऊपर इंडिया के लॉज एप्लीकेबल है, और अगर उस पर्टिकुलर इंसान ने इंडिया का कोई भी लॉ तोड़ा तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्शन ले सकती है। ओके, तो आपका आर्टिकल नंबर 10 यही कहता है कि हर इंडियन सिटीजन पर इंडिया के लॉ एप्लीकेबल होंगे। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 11 पर, ठीक है, जो इस पार्ट का लास्ट आर्टिकल है। तो आर्टिकल नंबर 11 आपको ये कहता है कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ के जो उनके राइट्स हैं उनके लिए अलग लॉज बनाने का राइट पार्लियामेंट के पास में होता है, और उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर पार्लियामेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस ला सकती है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है उसके पास में ये पावर है, वो या तो इसमें कुछ लॉज ऐड कर सकती है या फिर उनके ऊपर जो ऑलरेडी फ्रीडम दिया गया है उन्हें उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, ठीक है। तो अब हम पूरी तरीके से एक बार इस वीडियो में रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करने के लिए अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल कौन सा था? पहला आर्टिकल है आपका वाला इंडिया, दैट इज़ भारत, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सेकंड, हम इंडिया में किसी भी कंट्री को ऐड कर सकते हैं, किसी कंट्री के किसी पार्ट को ऐड कर सकते हैं, इंडिया में उनके सिटीजन्स को ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 आपका क्या कहता है कि इंडिया में ही हम बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, स्टेट्स की उनका नाम बदल सकते हैं, नया स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। जो स्टेट पहले से है उस स्टेट का नाम बदल के या फिर उस 2-3 स्टेट्स को मिलाकर एक नया स्टेट बना सकते हैं।
उसके बाद में आ जाते हैं आर्टिकल 3 हो गया, आर्टिकल 4 पर आते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर कोई भी हम चीज़ आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 से बना रहे हैं तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है या बिल को पार्लियामेंट में ले जाकर पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पावर कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 4 से। उसके बाद में सिटीजनशिप के बारे में आ जाते हैं। जो पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है उसका अपना एक सिटीजनशिप होगा। जो पर्सन पाकिस्तान से इंडिया में आया है उसका अपना एक सिटीजनशिप होगा। ये आपका आर्टिकल 6 हो जाता है। आर्टिकल 7 आपका होता है जो इंडिया से पाकिस्तान गया उसका ख़त्म हो जाएगा सिटीजनशिप। जो पाकिस्तान से इंडिया में वापस आया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से दोबारा इंडिया अगर माइग्रेट होकर आ रहा है तो उसका भी अपना एक सिटीजनशिप। आर्टिकल 8 आपका क्या कहता है कि आर्टिकल 8 में जो पर्सन इंडिया के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनका अपना एक सिटीजनशिप। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप काम के पर्पज़ से जा रहे हो या किसी पर्पज़ से जा रहे हो बाहर की कंट्री में आप रह रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके इंडिया के राइट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 9 अब क्या कहता है आपका? आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि अगर किसी इंसान ने विलिंगली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया, तुरंत प्रभाव से उसकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है। कोई भी इंडियन एक वक्त पे एक ही सिटीजनशिप रख सकता है, फिर वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कोई भी इंसान हो इस दुनिया का, इस हिंदुस्तान का, अगर उसने किसी और कंट्री का नेशनलिटी एक्सेप्ट किया, सिटीजनशिप एक्सेप्ट किया, तो इंडिया का उसका ख़त्म हो जाता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 10 आ जाता है। आर्टिकल नंबर 10 में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है उसके बनाए हुए लॉज सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे सारे इंडियंस पर जिनके पास में इंडियन सिटीजनशिप है। आर्टिकल नंबर 11 आपका कहता है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो उनके एंड से ऐसे लॉज बना सकता है, उनमें चेंजेस कर सकता है जो हर इंडियन के फंडामेंटल राइट्स है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई फंडामेंटल राइट है उसे चेंज करने का अधिकार भी पार्लियामेंट को है, और उनके लिए डिसीजंस बनाने का अधिकार, उनके लिए रूल बनाने का अधिकार भी पार्लियामेंट होल्ड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक। आप वीडियो को दोबारा देखिए, नोट्स को मैं वीडियो के पिन टैब में डाल दूंगा, वहाँ से आप लिंक से PDF ओपन कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल के साथ साथ इंस्टाग्राम चैनल भी है और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी, आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। नोट्स डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ। जय हिंद।